हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SV फॉर SB में। आज की क्लास में मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, मतलब SSC GD एग्ज़ाम 11 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, किस तरह से आपको ये प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, इन प्रश्नों का क्या लेवल था। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। SSC GD की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मैं जो भी प्रश्न सॉल्व कराऊंगी वो सारे प्रश्नों को देखना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपने एक भी प्रश्न मिस कर दिया तो एग्ज़ाम में हो सकता है आपको ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ जाए। इसीलिए अभी से आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। ये पेपर एनालिसिस आपको खुद बता देगा कि कितना सारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर मिलता है और आप 25 में 25 क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सब हम आपको सिखाएंगे। SSC GD के लिए मैथ में पूरे मार्क्स आप आसानी से लेकर आएंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ले रही हूँ, लेकिन आपको इसमें सहयोग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस रेगुलर बेसिस पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी प्रश्न हम कराते हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। जो प्रश्न आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसे आप नोट करते चलिए, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले ऐसे प्रश्नों को रिवीजन कर सकेंगे। जो भी प्रश्न नहीं आते इसे नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने अंदर कुछ भी इम्प्रूव करना है तो उसे नोट करना पड़ेगा। इससे आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या कमी रह गई है। चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न में पूछ रहा है एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। आगे कह रहा है 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना दे रखा है, यानी कि 8:1:5 इतने के अनुपात में दे रखा है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो इसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जो रुपये दे रखा है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये यहाँ पर दे रखा है, और इनका अनुपात क्या दे रखा है, इतना। इसे लिखते हैं 8:1:5। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 8 सिक्के 1 रुपये के हैं। अगर 8 सिक्के 1 रुपये के हैं तो टोटल रुपए कितने होंगे, 8 रुपये होंगे। 8 रुपये होंगे। यहाँ पर 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1 हैं, यानी कि 1 सिक्के 2 रुपये के हैं, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और यहाँ पर 5 सिक्के 5 रुपये के हैं, क्योंकि इन सिक्कों का अनुपात इतना दे रखा है। ये जो यहाँ पर सिक्के जो दे रखे हैं रुपए में दे रखे हैं, और इनका अनुपात इतना दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 5 हैं। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1 हैं। और 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 8 हैं। तो हम जब इसको सिक्के में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे कि 1 रुपये का सिक्का जब 8 है तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 8 रुपये हो जाएंगे। अगर 2 रुपये का सिक्का आपके पास 1 है तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वैसे ही 5 रुपये का सिक्का अगर आपके पास 5 है तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 25। अब इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये रुपए में निकल के आ गया है। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के को हमने जब कन्वर्ट किया है तो इतना निकल के आ गया है। तो इसे ऐड करेंगे, 8 और 2 10 और 25 क्या हो जाएगा, 35। जब इसको ऐड करते हैं तो ये निकल के आ जाता है 35। अब ये 35 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ पर दे रखा है ये क्या है, टोटल पैसे हैं।
टोटल रुपए निकल के आया है 35 यूनिट। और यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य के रूप में 420 रुपये हैं। प्रश्न में 420 दे रखा है और हमने निकाला है 35 यूनिट। टोटल रुपए कितने हैं? 35 यूनिट। और प्रश्न में दे रखा है कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के जो हैं वो 420 रुपये हैं। तो इसे हम इसकी इक्वल कर लेते हैं। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? जब हम कटाएंगे इसको 7 से, इसको ऐसे लिख लेते, ये 7 से कट जाएगा, 420 अपॉन में हो जाएगा 35, ये 7 से कटेगा 5 बार में और ये 60, और ये फिर कटेगा तो निकल के आ जाएगा 12। ये 12 क्या निकल के आया है? 1 यूनिट में 12 सिक्के निकल के आए हैं। 1 यूनिट में कितने सिक्के हैं? 12। तो फिर प्रश्न में पूछ रहा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर देखो दे रखा है कि 1 रुपये के 8 सिक्के, 2 रुपये के 1 सिक्के और 5 रुपये के 5 सिक्के। यहाँ पर हमने लिख भी रखा है कि 1 रुपये के 8 सिक्के हैं, ये 2 रुपये के 1 सिक्के और 5 रुपये के ये 5 सिक्के। तो ये कितना है? 5 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर अगर 12 है तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणते 12 यानी कि 60 सिक्के निकल के आ जाएंगे। ये इस प्रश्न का आंसर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने इसे कैसे किया है? सबसे पहले क्या करना है आपको? प्रश्न में दे रखा था कि थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यहाँ पर दे रखा है 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं और टोटल रुपए कितने हैं? 420 रुपये हैं। लेकिन प्रश्न में ये नहीं दिया है कि सिक्के कितने हैं, सिर्फ दे रखा है कि थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं और टोटल जब रुपए को ऐड करते हैं तो 420 रुपये हैं। और इन सिक्कों का अनुपात भी दे रखा है कि 1 रुपये के सिक्के 8 हैं, 2 रुपये के सिक्के 1 हैं और 5 रुपये के सिक्के 5 यूनिट है। तो हमने क्या किया है कि जब हमें पता है कि 1 रुपये के सिक्के 8 हैं, यानी कि 8 सिक्के 1 रुपये के हैं, तो टोटल रुपए क्या हो जाएगा? 8 रुपये। अगर 1 सिक्के 2 रुपये के हैं तो टोटल रुपए क्या हो जाएंगे? 2 रुपये। और 5 सिक्के अगर 5 रुपये के हैं तो टोटल रुपए क्या हो जाएंगे? 25। जब हमने यहाँ ये क्या निकल के आया है? ये हमने निकाला है टोटल रुपए, यहाँ से निकल के आ गया टोटल रुपए। अगर यहाँ पे हमने जब इसको ऐड किया है तो 35 यूनिट आया है। अगर यहाँ पर 35 यूनिट है और प्रश्न में दे रखा है कि 420 रुपये है, सिक्कों को ऐड करने पर 420 रुपये आ रहे हैं, जो रुपए हैं उनको ऐड कर रहे हैं तो 420 रुपये आ रहे हैं। और यहाँ पर रुपए कितने निकल के आए हैं? 35 यूनिट, इसको ऐड करने के बाद। तो हमने क्या किया है? इसको इक्वल कर लिया है। फिर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई है 12 रुपये। 1 यूनिट बराबर 12। तो यहाँ से हमें पता है कि 1 रुपये के सिक्के 8 यूनिट हैं, 2 रुपये के सिक्के 1 यूनिट हैं और 5 रुपये के सिक्के 5 यूनिट हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो हमें पता है कि 5 रुपये के 5 यूनिट सिक्के हैं। तो जब 1 यूनिट बराबर 12 तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणते 12। अगर आपसे पूछता कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो हमें पता है कि 1 रुपये के सिक्के 8 यूनिट हैं। तो हम क्या करते? 8 में 12 का गुणा कर देते, तो ये निकल के आ जाता कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। सेम वैसे ही अगर आपसे पूछता कि 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो हम क्या करते कि हमें पता है कि 2 रुपये का सिक्का कितना है? 1 यूनिट है, 1 यूनिट। तो हम क्या करते? 1 यूनिट की वैल्यू तो पता ही है, यहाँ पर देखो 12 निकल के आई है, 1 गुणते 12 भी करेंगे तो 12 ही होगा। तो यहाँ से पता चल गया कि 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? 12। और 5 रुपये के कितने हैं? 60। और ऐसे ही 1 रुपये के सिक्के भी निकाल लेते कि 8 गुणते 12 करते, तो यहाँ से हमें पता चल गया। प्रश्न में पूछा था कि थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो हमने निकाल लिया है कि 5 रुपये के सिक्के 60 हैं। अगला प्रश्न करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नीचे दिया गया रेखा चित्र
5 लगातार वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। आयात से निर्यात के अनुपात को इस ग्राफ में दर्शाता है। प्रश्न में क्या पूछा है, यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात इतना करोड़ है तो वर्ष Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा। यानी कि निर्यात इतना दे रखा है करोड़ में, तो आयात के लिए पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है आयात और निर्यात का अनुपात। आयात और निर्यात का अनुपात ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है कि Y3 के लिए निर्यात इतना है और इसका अनुपात भी Y3 का दे रखा है। Y3 का अनुपात कितना है 1.10। तो इसे लिखते हैं, आयात को A से लिख लेते हैं और निर्यात को N से लिख लेते हैं। निर्यात के लिए क्या दे रखा है 35,000, तो यहाँ पे लिखते हैं और आयात को A से ही लिख देते हैं। और ये किसके बराबर है, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि आयात बटे निर्यात की वैल्यू क्या है 1.10। तो जब 1.10 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, 110 बटे 100। ये क्या हो रहा है 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा ये। अब आयात की वैल्यू क्या निकल के आ गई, A बराबर 35। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 35 गुणते ये हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 110। अब जब इसका गुणा करेंगे 35 में 11 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 385। 35 में जब 11 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा 385 और ये जो 2 जीरो है लगा देंगे। ये क्या है, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन कौन सा सही है 38 कहाँ है, यहाँ पर ऑप्शन A सही है। मैंने क्या किया है, प्रश्न में दिया था आयात बटे निर्यात की वैल्यू इतना दे रखी थी और प्रश्न में पूछा था Y3 के लिए, तो Y3 की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी है और क्या दे रखा था निर्यात की वैल्यू भी दे रखी थी। तो जब हमने निर्यात की वैल्यू इतना लिख दी है और इनका अनुपात भी दे रखा था, तो यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A क्या है, A आयात ही तो है। प्रश्न में क्या पूछा है, आयात करोड़ में क्या होगा, तो इतना करोड़ होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न समझ नहीं आता है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया है। मैं उसको अगेन जब क्लास लूँगी तो उसमें आपको वो क्वेश्चन को समझा दूँगी। देखो इस प्रश्न को आप लोग, ये प्रश्न SSC GD में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न हमने आपको करा रखे हैं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देखेंगे तो परसेंटेज का 8-10 क्लास मैंने लिया है, उसमें ऐसे प्रश्न को और इस टाइप के जो डिफरेंट लेवल के प्रश्न होते हैं, जो स्टार्टिंग से परसेंटेज का बेसिक लेवल है, मैंने उसमें सब डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग जाके परसेंटेज का वो क्लास ज़रूर देखना। करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि PQ से 40% कम है, PQ से 40% कम है तो QP से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 40% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, 40 बटे 100 करेंगे। अब ये 20 से कट जाएगा 2 बार में और ये 20 से कटेगा 5 बार में, यानी कि क्या निकल के आ गया 40% को जब फ्रैक्शन से परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, भिन्न में निकल के आएगा 2/5। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। चालीस % को जब हमने भिन्न में कन्वर्ट किया तो निकल के आ गया 2/5। यहाँ पर लिख लेते हैं P और ये Q। प्रश्न में पूछा है कि QP से कितना प्रतिशत अधिक है,
तो हमें जब Q और P की वैल्यू पता होगी तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि Q P से कितना अधिक है, Q जो है P से कितना अधिक है। ये कैसे पता होगा हमें? जब हमें P और Q की वैल्यू पता होगी। यहाँ पर दे रखा है कि P Q से 40% कम है, तो ये क्या है? ये 5 किसकी वैल्यू है? Q की है। कैसे हमने पता किया कि ये 5 Q की वैल्यू है? जब भी यहाँ पर देखो Q से जिसके साथ लगा होता है, या का, जिसका, जिनका और जिससे, यानी कि से और का जिस लेटर के साथ लगा होगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर P Q से 40% कम है, तो जब हमने 40% को इतने में कन्वर्ट किया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो ये नीचे वाली वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी? Q की। क्योंकि नीचे हमेशा किसकी वैल्यू लिखी जाती है? जिसका, जिनका और जिससे। तो यहाँ पर लिखा है Q से, जिससे मैच हो रहा है, तो ये 5 किसकी वैल्यू है? Q की है। अब यहाँ पे लिखा है कि P Q से 40% कम है, यानी कि Q की वैल्यू क्या है? 5 है। तो 5 का 40% हम निकालेंगे तो 2 आएगा। 5 का 40% क्या होगा? 2 होगा। और आप लोग चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। Q की वैल्यू 5 है और 40% कम है, तो 5 का 40% क्या होगा? अभी हमने 40% को कन्वर्ट किया था तो 2/5 आया था, तो 2/5 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। प्रश्न में पूछा है 2 कम है, यहाँ पर कह रहा है कि Q से 2 कम है, तो जब हमने 5 का 40% निकाला है तो 2 आया है, और कम है तो 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 3। आखिर में कह रहा है प्रश्न कि कम है तो क्या करेंगे? इस 2 को हम 5 में से माइनस कर देंगे। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई है? P की, ये 3। तो आप लोग को इतना करने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग को कैसे इस प्रश्न को करना है? ये जो प्रश्न है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो ये नीचे की वैल्यू किसकी हो जाएगी? जिसके साथ से लगा होगा या फिर जिसके साथ का लगा होगा वो वैल्यू नीचे की हो जाएगी। तो Q के साथ से लगा हुआ है तो ये 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी? Q की। अब प्रश्न में दिया है कि Q से 40% कम है, किसकी वैल्यू? P की वैल्यू। तो Q की वैल्यू 5 है और 5 का 40% क्या होगा? 2 होगा। ऑलवेज आप लोग याद रखिएगा कि इसका इतना परसेंट हमेशा ये होता है, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका जब हम इतना परसेंट निकालेंगे ना तो ये ऊपर वाली वैल्यू यानी कि अंश निकल के आ जाएगा। आप लोगों को मैंने अभी निकाल के दिखाया भी है कि 5 का 40% किया है हमने, तो निकल के आ गया है। ये 20 से कटाएंगे तो 2 और ये 20 से कटाएंगे तो 5, फिर 5 से 5 कट गया तो क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना कि जो यहाँ पे परसेंटेज दिया होता है ये, इसका इतना परसेंट हमेशा ये ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो हमें P और Q की वैल्यू पता चल गई है, क्योंकि 5 का 40% अगर 2 होगा और प्रश्न में बोला है कि 40% कम है तो कम है तो 2 को हम क्या करेंगे? 5 में से माइनस कर देंगे। तो P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 5। आगे प्रश्न में पूछा है कि Q P से कितना कम है। अगर ये पूछता कि कितना कम है तो हम क्या करते कि 5 में से 3 को माइनस कर देते, 2 कर देते। लेकिन ये नहीं पूछा है कि कितना कम है, वो पूछा है कि कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछा है। तो यहाँ पर देखो ये 3 जो है यानी कि P जो है Q से कितना कम है? 2 कम है, ये 2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2। अपॉन में क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखो लिखा है P से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 को लिखेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता कि हमें 3 को लिखना है कि 5 को लिखना है? तो हमने जब आपको बताया है कि नीचे हमेशा उसकी वैल्यू लिखी जाती है जिसके साथ ये से लिखा होता है। तो से किसके साथ लिखा हुआ है? P के साथ लिखा हुआ है। से या का, ये दोनों में से कोई भी लिखा होगा, तो जिसके साथ लिखा रहता है हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ है। P की वैल्यू क्या है? 3 है, तो हम क्या करते हैं? 3 लिख देते हैं। और ये 2 कहाँ से आया है? 5 में से 3 को माइनस किया है। अब क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। तो जब 100 में 3 का भाग देंगे तो निकल के आता है 33 सही 1/3 या फिर 33.33।
और ये 2 का गुणा कर देते हैं, या फिर ये निकल के आ जाएगा 66.66%। या फिर जब आप लोग 200 में 3 का भाग दोगे तो इतना निकल के आ जाएगा। हमने क्या किया है कि 100 में 3 का भाग दे दिया है और फिर इतना आया है, इसका हमने 2 में गुणा कर दिया है। ये देखो आप लोग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि ये चौथा ऑप्शन सही है। आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न में दिया है, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। यानी कि टाइम पूछ रहा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, चाल, और यहाँ पर दूरी दे रखा है, डिस्टेंस। और ये क्या दे रखा है, जो स्पीड दे रखा है वो मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, और दूरी जो दे रखा है वो किलोमीटर में दे रखा है। तो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं। तो 20 मीटर को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। जब इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4, ये निकल के आ जाएगा। इसका गुणा कर देंगे, 18 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर प्रति घंटा अब इसकी स्पीड हो गई। समय बराबर क्या होता है, समय को टी से लिखते हैं, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी को कैसे लिखेंगे, डी से लिख देते हैं, डिस्टेंस, और चाल को एस से, स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे दूरी क्या है, 936 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं 936, अपॉन में क्या लिखेंगे, स्पीड क्या है। अब हमने स्पीड यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे लिखते हैं 72। जब हम इसे कटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 13 घंटे। 13 घंटे निकल के आएगा। और प्रश्न में ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसको हमने कटाया कैसे है, 9 से कटाया है 8 बार में, और इसको कटाया है 9 से तो 104 आया है। फिर 104 को 8 से कटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 13। यहाँ पर 13 निकल के आया है, 8 एकम 8, और फिर 24 होगा तो अतिरिक्त 24। ये क्या निकल के आ गया, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता होगा कि जब मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो 18/5 का गुणा करें कि 5/18 का। तो हम इसको बता देते हैं, फिर आज के बाद आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, यानी कि अधिक से जब हम कम में जाते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ऊपर 5 लिखते हैं और अपॉन में 18 लिखते हैं और इसका गुणा कर देते हैं। जब किलोमीटर से हम मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ऊपर की वैल्यू को क्या करते हैं, कम लिखते हैं। अब जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कम से ज़्यादा में, ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड कम होगा, किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर की वैल्यू को अधिक लिखते हैं और अपॉन में 5 को लिखते हैं और गुणा कर देते हैं। यानी कि जब कम से अधिक में जाएंगे तो ऊपर की वैल्यू 18 हो जाएगी, और जब ज़्यादा से कम में जाएंगे तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आप लोग को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये आया कहाँ से है, तो इसको भी हम बता देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, किलोमीटर, और ये जो प्रति है उसको हम बटे के रूप में लिख लिए, और घंटा, आवर्स। अब ये किलोमीटर को हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 1 घंटे में कितना सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड। यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है।
और 60 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको 60 से फिर से गुणा कर देंगे तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 60 गुणते 60 करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू सेकेंड में निकल के आ जाएगी। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है यहाँ पर सेकेंड। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, फिर 2 से जब ये इसको कटाएंगे यहाँ पे 10/36, जब 2 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 18। क्या समझे आप लोग यहाँ पर कि जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। यही हमने आपको बताया था कि 5/18 से गुणा करते हैं, यानी कि जब ज़्यादा से कम में जाएंगे, जब किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू को कम कर देते हैं। सेम इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 का गुणा क्यों होता है वो हम बता देते हैं। पहले इसको लिखते हैं मीटर अपॉन सेकेंड। ये जो प्रति होता है इसको फ्रैक्शन के रूप में हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको बदलना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1/1000 किलोमीटर होता है। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। वैसे ही 1 सेकेंड में कितना घंटा होगा, 1/3600, ये घंटा हो जाएगा, ये किलोमीटर। मैंने मीटर को किलोमीटर में और सेकेंड को आवर्स में बदल दिया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो वैसे ही रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिखते हैं और ये ऊपर जाएगा तो 3600। अब क्या होगा, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा 36/10। इसको जब कटाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18, यानी कि इसको कटाने के बाद क्या निकल के आया, 18/5। हमने आपको बताया था कि कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर अधिक है तो क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू अधिक हो जाएगी। अगर अधिक निकालना होगा, अधिक में कन्वर्ट करना होगा तो ऊपर वाली वैल्यू अधिक हो जाएगी। अगर कम में मतलब कि किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू 5 हो जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे अब कि हमने कैसे किया था। ये यहाँ पर देखिए, ये 5/18 का गुणा क्यों हुआ था। अगर कभी आप पेपर में भूल भी जाते हो कि 5/18 का गुणा करना होगा कि 18/5 का, तो आप लोग को ये आपको याद रहेगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 5/18 कैसे आता है, ये 18/5 कहाँ से आता है। ऐसे हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है। तो हम लोग इतना सारा प्रोसेस नहीं करते हैं, इतना सारा कुछ नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसका गुणा कर देते हैं। तो वही हमने किया है यहाँ पे। देखिए इस प्रश्न में दे रखा है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति दे रखी है और यहाँ पर किलोमीटर में बदलना है। मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में हमें बदलना था, तो हमने क्या किया है कि कम से जब अधिक में जाना था तो हमने क्या किया है कि ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 18 से गुणा कर दिया है, यानी 18/5 से। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया 13 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात इतना में बेचा गया। 15% छूट देने के पश्चात इतना में बेचा गया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। ये 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 3/20। आप लोग कन्वर्ट करके देख लेना, जब आप लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इतना ही निकल के आएगा।
और यहाँ पर दे रखा है कि इतने रुपए में बेचा गया है, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को किससे लिखते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। और अंकित मूल्य को मार्क प्राइस। अंकित मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्क प्राइस, तो इसको लिखते हैं एमपी। अब ये नीचे किसकी वैल्यू दी हुई है? मार्क प्राइस की वैल्यू है, यानी कि ये 20 की है। यानी कि कोई वस्तु को अगर हम 20 रुपये में, उसका मार्क प्राइस अगर 20 रुपये है, तो अगर उस वस्तु पर हम 3 रुपये की छूट दे रहे हैं, अगर अंकित मूल्य उसका क्या है? 20 रुपये है, और उस पर 3 रुपये की छूट देंगे, तो वो वस्तु कितने में मिलेगी? कितने में बेची जाएगी? 17 रुपये में। यानी कि मार्क प्राइस क्या है? अंकित मूल्य क्या है? 20 रुपये है, और उस पर 3 रुपये की छूट दे दी जा रही है। छूट देने का मतलब क्या होता है? 20 में से 3 को हम घटा देंगे। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, अगर उस पर 20% की छूट दे दी जाती है, तो कितने की मिलेगी? वो वस्तु 80 में अब मिलेगी। जब 20% की छूट दे देंगे तो वो वस्तु क्या होगी? 80 रुपये में बेची जाएगी। तो सेम वैसे ही इस प्रश्न में कह रहा है कि अगर इस वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपये है और इस पे 3 का छूट दे दिया गया, तो 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 17। अब ये 17 यूनिट किसके बराबर है? यहाँ पर आप x ले सकते हैं दोनों तरफ, या फिर यहाँ पे यूनिट और आप यहाँ पे यूनिट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो ये 17 यूनिट किसके बराबर होगा? यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है? 17 यूनिट है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है? 4777। तो ये 17 यूनिट इसके बराबर हो जाएगा, 4777 के बराबर हो जाएगा। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 17 यूनिट आया कहाँ से। हमने अंकित मूल्य 20 लिया और 20 पर 15% की छूट दे दी गई, यानी कि 15% का मतलब 3, 20 पर 3 की छूट दे दी गई, तो वो वैल्यू कितने की हो गई? वो सामान कितने का हो गया? 17 रुपये का। तो 17 यूनिट 4777 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? जब इतने में 17 से भाग देने पर निकल के आएगा 281। एक यूनिट की वैल्यू 281 है। प्रश्न में पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस क्या होगा? अंकित मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है? अंकित मूल्य को क्या निकाला है? 20 यूनिट। तो एक यूनिट बराबर 281, तो 20 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 गुणते 281। अब यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और फिर ये 0 इधर लगा देते हैं, ये 6 और ये 5, 2 इसमें गुणा किए हैं 2 से 281 में, और ये 0 को हमने लास्ट में लगा दिया, तो हो गया है 5620 रुपये। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। क्या किया है हमने? सबसे पहले हमने इसको भिन्न में कन्वर्ट किया है। भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद ये नीचे वाली वैल्यू किसकी थी? अंकित मूल्य था, क्योंकि दे रखा है कि एक वस्तु को 15% की छूट दी जा रही है। तो 15% की छूट दी जा रही है कब? जब उसे इतने में बेचा जा रहा है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 17 यूनिट सेलिंग प्राइस और 20 यूनिट मार्क प्राइस। फिर ये प्रश्न में हमने निकाला है कि सेल कितने में कर रहे हैं? 17 यूनिट में सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि 4777 में सेल कर रहे हैं। तो इसको हम इक्वल कर लेंगे। जब हमने निकाला कि 17 यूनिट में बेच रहे हैं और यहाँ पर दे रखा है कि इतने में बेच रहे हैं, तो हम दोनों को इक्वल कर लेंगे। जब इक्वल करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और यहाँ पर पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या है? 20 यूनिट है, तो एक यूनिट बराबर 281, तो 20 यूनिट बराबर 20 गुणते 281। आंसर निकल के इतना आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। ऐसे प्रश्न को भी मैंने कराया है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको पहले के वीडियो में करा रखे हैं, जो मैंने परसेंटेज पढ़ाया है, तो उसमें इस टाइप के प्रश्न को हमने कराया हुआ है। प्रश्न में पूछ रहा है 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः इतना दे रखा है, यानी कि कोई भी 2 वस्तु ले लेते हैं, A और B। इनकी वैल्यू क्या दे रखी है? 3:2। रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। तो इसको लिख लेते हैं 3:2। ये रेशियो को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। के अनुपात में है 2 वस्तु
इतने के अनुपात में है। पहली वस्तु में 40% बढ़ाया जाता है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, और 100 में 40% बढ़ाएंगे तो 100 का 40% 40 होगा, और 40% बढ़ा देंगे, बढ़ाने का मतलब होता है ऐड करना। तो क्या हो जाएगा, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसका 40% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 140। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 140 से। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है तथा दूसरी वस्तु का x% घटाया जाता है, दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। तो 100 है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है, 100%, उसमें से x% घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 100 का x% पहले निकालो आप लोग। 100 का जब x% निकालोगे तो क्या निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया। तो कोई भी वस्तु में से 100 वो वस्तु होगी, और उसमें से x% हमने क्या किया, घटा दिया। तो x%, 100 का x% जब हम निकालेंगे तो x आएगा, तो हमने x को माइनस कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कि यहाँ पर हमने 40% बढ़ाया था, 100 में जब 40% बढ़ाया था तो 100 का 40% 40 हो जाएगा, तो ऐड कर दिया था तो 140 हो गया था। वैसे ही 100 में से हम x% घटा देंगे तो 100 का x% क्या होगा, x होगा, और x को घटाने के बाद क्या निकल के आ गया, 100 माइनस x। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गुणते, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 100 माइनस x। ये कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि 40% बढ़ाया जाता है और x% घटाया जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर लिखा है कि घटाया जाता है यदि दोनों के मूल्य, दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात इतना निकल के आता है, यानी कि इसका नया अनुपात क्या निकल के आता है, 7:3। अनुपात का मतलब होता है बटा, फ्रैक्शन होता है, भिन्न के रूप में हम इसको 7:3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब करना क्या है, इसको सॉल्व कर देना है, इतने को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको 7 से कटाते हैं तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 20, और इस 20 को 2 से कटाते हैं तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 10। अब इस 10 का इधर 3 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30, और 30 का इस 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे। तो जब 3 का 30 में गुणा किया है, इसका इसमें, तो निकल के आया है 30, और ये भी 3 है तो इसको भी गुणा कर देते हैं, 3 इक्वल टू, अब इधर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, तो 100 माइनस एक्स का गुणा करते हैं तो निकल के आ जाएगा इधर 100 माइनस एक्स। अब ये किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 90, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 10। ये आंसर है। ऑप्शन 4 आप लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर दे रखा था कि वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तो हमने 40% बढ़ा दिया है, और x% घटाया जाता है तो हमने क्या किया कि 100 में से x% घटा लिया है। और जब इतना को किसके इक्वल कर रहा है, इसका नया मूल्य 7/3 आ जाता है तो हमने इसको इक्वल कर लिया है, इतने को और इतने को एक दूसरे की इक्वल करके, और उसको सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के बाद x बराबर क्या निकल के आया है, 10। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इतना डिटेल में एक एक चीज़ मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा होगा, इस क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट टाइम भी कोई अटेम्प्ट कर रहा होगा, सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए ये अगेन फिर से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न हमने परसेंटेज का जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें ऐसे प्रश्न को एक्सप्लेन किया हुआ है, पहले वीडियो में ही ऐसे टाइप के प्रश्न को हमने कराए हैं, तो आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने बताया है, बिल्कुल बेसिक से। तो देखते हैं इस प्रश्न को।
यहाँ पर u रेशियो v का इतना वैल्यू दे रखा है, यानी कि u रेशियो v इक्वल टू 4:7 तथा v रेशियो w इक्वल है इतने के यदि u इक्वल टू 72, u इतने की इक्वल है तो पूछ रहा है w का मान। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं u v और w। यहाँ पर u रेशियो v की वैल्यू क्या है? 4:7, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4:7। फिर यहाँ पर देखो v रेशियो w की वैल्यू क्या है? 9:7, तो यहाँ पे लिखते हैं 9:7। अब क्या करते हैं, जब भी ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना हो तो यहाँ पे जो खाली होता है, ये जो ब्लैंक है, इसको अगर यहाँ पे ये खाली है तो इस जो उसके जस्ट बगल में संख्या होती है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। और यहाँ पर ये खाली है तो क्या लिखेंगे? ये है ना इसके बगल में, इसके बगल में ये संख्या है, तो जहाँ पे खाली होता है उसके बगल में जो संख्या होती है जस्ट हम उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 9 लिख दिया है। ये 9 और 7 कहाँ से आया है? ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले ये था तो यहाँ पे स्पेस खाली था, तो हमने क्या लिखा है? इसको लिख दिया है। और इधर स्पेस खाली था तो इस संख्या को लिख दिया है, यानी कि जिसके बगल में जैसे a और b की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर b c की वैल्यू, फिर c d की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर 2 स्पेस खाली है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ खाली है, फिर यहाँ खाली है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे b लिख देते हैं, यहाँ पर भी b लिख देते हैं, यहाँ पर यहाँ पे b लिख देते हैं, यहाँ पर भी, क्योंकि इसके बगल में यही संख्या है ना, इसके बगल में ये है तो हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर c है तो ये जो जगह खाली है इसके बगल में कौन सी संख्या है? c है। फिर यहाँ पर c लिख देते हैं, यहाँ पे c लिख देते हैं, क्योंकि इन दोनों की जगह पे ये c लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया है कि जहाँ पर जो खाली रहता है उसको लिख के और ऐसे गुणा कर देते हैं। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो जब 9 में 4 का हम गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 36। और 9 में 7 का गुणा करेंगे तो 63। और 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49। अब यहाँ पे u की वैल्यू क्या निकल के आई है? u की वैल्यू यहाँ पर आप लोग देखो, u की वैल्यू क्या निकल के आई है? 36 यूनिट। v की वैल्यू और ऐसे ही w की वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि u की वैल्यू क्या है? 72 है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या निकाला है कि u की वैल्यू 36 है। तो ये 36 यूनिट किसके बराबर होगा? यहाँ पे अगर लिखते हैं, हमने तो u की वैल्यू 36 निकाली है और प्रश्न में u की वैल्यू क्या दे रखा है? 72। तो ये 36 यूनिट किसके बराबर होगा? 72 के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 2, क्योंकि 72 में 36 से भाग देंगे तो 2 निकल के आएगा। और प्रश्न में पूछा है w का मान ज्ञात करें। w का, तो यहाँ पे w का यहाँ पर क्या दे रखा है? 49 यूनिट। ये यूनिट में, ये सब यूनिट में ही है, क्योंकि रेशियो जो होता है हमेशा यूनिट में या फिर x कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 49 यूनिट है, w बराबर 49 यूनिट। ये w का मान है, ये u का मान है और ये v का मान है, ये बीच वाला। तो w बराबर जब 49 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर 2 है, तो 49 यूनिट बराबर 49 गुणते 2। जब हम इसका गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 98। ये क्या है? आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रश्न आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्न को अगर समझने में दिक्कत हुई है तो आप जाके मेरा फर्स्ट परसेंटेज का वीडियो देखना। आप लोग सर्च करोगे परसेंटेज बाई सलोनी वर्मा तो परसेंटेज की सारी वीडियो आ जाएंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। वहाँ पर सारे परसेंटेज की वीडियो को एक साथ मैंने कलेक्ट करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोग परसेंटेज को अच्छे से समझ भी लोगे। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर
5 वर्षों में इतना तथा 6 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, तो राशि क्या होगी, यानी कि अमाउंट क्या होगा। मूल राशि पूछ रहा है कि अगर कोई राशि है 5 वर्ष में, 5 ईयर में इतना है, 5 ईयर में इतना रुपया है, तो ये 6 ईयर में, 6 ईयर में कितना हो जाता है, इतना। इसको लिख लेते हैं। 5 ईयर में अगर इतना राशि है और 6 ईयर में इतना हो जाता है, यानी कि मूल राशि 5 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाता है। तो पूछ रहा है कि जो मूल राशि है वो क्या होगा, जिसको मूलधन भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने की इंक्रीज हो रही है, 1 ईयर की। यहाँ पर 5 ईयर से 6 ईयर में 1 ईयर का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो हम इतने में से इसको माइनस कर लेते हैं। जब इतने में से इसको माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 426। पहले हमने क्या किया, इसका और इसका डिफरेंस देखा है तो कितना आया है, 1 ईयर। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा है तो कितना निकल के आया है, 426। डिफरेंस निकालना है तो हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो 1 ईयर बराबर कितना है, ये क्या है, ब्याज है। ये क्या निकल के आया है, इंटरेस्ट निकल के आया है, इंटरेस्ट। 1 ईयर में कितना ब्याज लग रहा है, 426 रुपए। तभी तो कोई राशि अगर 5 ईयर में इतना हो रहा है तो 6 ईयर में इतना कैसे हो जा रहा है, उसमें उसका इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। 5 ईयर में इसका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज ऐड हो रहा है, ये 426 रुपये ऐड हो रहा है, तो ये राशि कितनी हो जा रही है, इतना हो जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि इंटरेस्ट क्या है, ब्याज क्या है, 426 है। तो 1 ईयर का है, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है। तो 5 ईयर का कितना होगा, अगर 1 ईयर का ब्याज 426 रुपये है तो 5 ईयर का ब्याज क्या होगा, हम 5 में 426 से गुणा कर देंगे, 5 गुणते 426, तो क्या निकल के आ जाएगा, 2130। ये क्या निकल के आया है, ब्याज कितने ईयर का, 5 ईयर का 2130 रुपये ब्याज निकल के आया है। और यहाँ पर बता रखा है प्रश्न में कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी कि इसमें मूलधन भी है और साथ में ब्याज भी ऐड है। जो ये जो राशि है इसमें क्या क्या है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो ये ब्याज को हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो मूलधन तो हमें पता चल जाएगा। तो हम ब्याज को इसमें से माइनस करते हैं तो क्या निकल के आएगा, इतना निकल के आ जाएगा। ये क्या है, 8,520 रुपये। ये इस प्रश्न का आंसर है। सबसे पहले हमें पता चल गया है कि यहाँ 5 ईयर है, ये 6 ईयर है, तो इसमें वर्ष का कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 ईयर। 1 ईयर और यहाँ पर 5 ईयर की राशि क्या है, इतना है, और 6 ईयर की राशि इतना है। तो हमने क्या किया है कि इसमें से हमने इसको माइनस कर लिया है, माइनस किया है तो कितना आया है, 426 रुपये। ये 426 क्या है, ब्याज है, कितने का, 1 ईयर का। यहाँ पर 1 ईयर का ब्याज क्या है, 426 रुपये। जब 1 ईयर का ब्याज 426 रुपये है तो 5 ईयर का ब्याज क्या होगा, 2130 रुपये। जब हमें पता चल गया कि 5 ईयर का ब्याज ये है और प्रश्न में दे रखा है कि 5 वर्षों में कोई भी मूलधन इतना हो जाता है, हमें ये नहीं पता कि मूलधन क्या है, लेकिन 5 वर्ष बाद का राशि दे रखा है, तो हमने क्या किया है कि उसमें से ब्याज को माइनस कर दिया है। ये जो मूलधन था, सॉरी ब्याज और मूलधन इसमें ऐड था, तो इसमें से हमने क्या किया, ब्याज को माइनस कर दिया है। तो माइनस करने के बाद क्या निकल के आया, 8,520 रुपये। यही पूछा था कि राशि क्या है, तो मूलधन क्या निकल के आएगा, 8,520 रुपये। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आप लोग देख लो यहाँ से कि एसएससी जीडी का लेवल क्या है, कैसे प्रश्न पूछते हैं। ज़्यादा टफ तो प्रश्न नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अभी मैं ये सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से शुरू करूँगी, एक एक चैप्टर को एकदम बेसिक से हम बताएंगे कि ये सब प्रश्न अभी आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
इस प्रश्न में कह रहा है मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी, यानी कि सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या है, 225 रुपये है प्रति किताब, यानी कि एक किताब 225 रुपये में मनीष ने खरीदा तथा 162 रुपये में प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। यानी कि किताब कितने में खरीदा, एक किताब को 225 रुपये में खरीदा और उसे 162 रुपये में बेच दिया। तो पूछ रहा है कि 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य क्या दिया है, 225 रुपये, 225, और विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 162। यानी कि किताब इतने में खरीदा गया और बेच दिया गया इतने में, तो हानि कितने की हुई। हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो 225 में से जब 162 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 63 रुपये की हानि हुई है। अगर 10 रुपये में किताब, कोई भी 10 रुपये में कलम खरीद के अगर आप उसे 6 रुपये में बेच देते हैं तो हानि कितने की होती है, 4 रुपये की होती है। तो सेम वैसे ही हमने इसको माइनस कर लिया, 10 में से 6 को माइनस किया तो 4 आया है, तो वैसे ही 225 में से हमने इसको माइनस कर लिया है। अब जब हानि इतने की हुई है एक किताब पर, क्योंकि ये 225 रुपये प्राइस किसकी है, सिर्फ एक किताब की, 225 रुपये प्रति किताब की दर से खरीदी जाती हैं और 162 रुपये प्रति किताब की दर से, यानी कि एक किताब पर 162 रुपये के दर से बेचा जाता है। तो ये जो हानि निकल के आई है एक किताब पर निकल के आई है, एक बुक पर निकल के आई है। तो पूछा है 7 किताबों पर हानि। जब एक किताब पर 63 रुपये की हानि हो रही है तो 7 किताबों पर 7 गुणित 63 कर देंगे तो क्या होगा, 7 में 63 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 441, मल्टीप्लाई करने पर 441 रुपये। ये इस प्रश्न का आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है। एक बात आप लोग जान लीजिए, एसएससी जीडी के एग्जाम में ग्राफ के प्रश्न यानी कि डीआई से प्रश्न आपको 2 से 3 प्रश्न तो आपको मिनिमम मिलेंगे ही, 3 प्रश्न आपको डीआई से मिलेंगे, यानी कि ग्राफ वाले प्रश्न मिलेंगे। अगर इसमें आपको परसेंटेज के कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लोगे। देखो इस प्रश्न को, इस प्रश्न में दिया है नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 में उपयोग हुई है। चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, यानी जो चीनी का मात्रा है वो मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि जैसे ये S2 है तो S2 का जो वजन है उसका इतना प्रतिशत, S2 के में जो मिठाई का वजन है उसका ये उतना प्रतिशत दर्शाया गया है। जैसे कि प्रश्न में यहाँ पर पूछा है आपसे, यहाँ पर देखिए आप लोग, मिठाई S4 का कुल वजन इतना किग्रा है, यानी कि 150 किग्रा, यानी S4 का कुल वजन कितना है, 150 किग्रा। और यहाँ पर 150 किग्रा यानी कि S4 का जो वजन है उसका ये 18% यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी को यानी चीनी की मात्रा को दर्शा रहा है। यहाँ पर दे रखा था ना प्रश्न में कि चीनी की मात्रा मिठाई के कुल वजन का प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। तो मिठाई का कुल वजन क्या है, S4 के मिठाई का वजन क्या है, 150 किग्रा, और इसका S4 में आप लोग देखो यहाँ पर 18%, ये 18%। तो जब हम निकालेंगे 150 का 18 किग्रा, सॉरी 18%, 150 किग्रा का 18%, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से हम भाग देते हैं। जब 100 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा 50 से, और ये 3 बार में कटेगा, और ये 2 से 9 बार में कटेगा। फिर क्या करेंगे, 9 में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 27। ये क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। यही आपसे पूछा है कि S4 का जो कुल वजन है, मिठाई का कुल वजन है, उसका इतना % किसके बराबर होगा,
तो ये आपको फाइंड करना था। आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 4 यानी कि 27 किग्रा ये सही है, और यहाँ पे हमने तो निकाला ही है कि 27 किग्रा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में दिया है यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4, यहाँ पर A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत क्या दे रखा है? n दे रखा है। इन पांचों का औसत n दे रखा है। तो 5 नए निरीक्षणों A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100 और A5 माइनस 100 का औसत क्या होगा? यानी इतना का औसत क्या दे रखा है? n दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है? इतना का औसत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। पहले एवरेज बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? सम ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का योग, जितना भी ये दिया है इन सभी का योग। तो इसको लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डाटा, यानी कि जितने भी डाटा दिए हैं आंकड़ों का योग, और अपॉन में क्या होता है? नंबर ऑफ डाटा, यानी कि यहाँ पर जितने डाटा दिए हैं इनको काउंट करके यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो आप लोग 1 2 3 4 5 5 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। और ये किसके बराबर है? ये तो एवरेज बराबर इतना होता है और हमने इसको लिख लिया है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि एवरेज क्या है? n है। यहाँ पर एवरेज इसका दे रखा है n है, तो हम क्या लिख लेते हैं? यहाँ पर n, यहाँ पर हम n लिख लेते हैं। तो क्या निकल के आएगा? A1 A2 इतने बराबर क्या निकल के आएगा? 5 n निकल के आएगा। अगर इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो इतना का इक्वल टू 5n हो जाएगा। आगे प्रश्न में कह रहा है कि इतने को, इतना का औसत पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A1 माइनस 100, फिर यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, ऐसे ही A4 माइनस 100, और लास्ट में बचा A5 माइनस 100, इसको भी लिख लेते हैं A5 माइनस 100। औसत पूछा है, इतने का औसत पूछा है, इतना का, ये पांचों डाटा का औसत पूछा है। तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ डाटा, डाटा का योग कर देंगे। तो हमने वही किया है। इतने को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये तो ऐड करेंगे तो -500 हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं -500। और इतने को ऐड करेंगे तो क्या होगा? A1 प्लस A2, मतलब कि यही आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है? यहाँ से 5n निकल के आई है। जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा, तो 5n निकल के आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 5n। अपॉन में क्या होगा? एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ डाटा। तो हमने क्या किया? इसको ऐड कर लिया है। अब क्या करेंगे? ये कितना है? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, तो अपॉन में क्या लिख लेते हैं? 5। औसत बराबर क्या निकल के आ गया? इसका औसत क्या निकल के आया है? इतने का, और इतने का औसत क्या निकल के आया है? 5n माइनस 500 बटे में 5। अब क्या करेंगे? इस 5 से ये तो ये कट जाएगा, तो क्या निकल के आएगा? n माइनस 100। n माइनस 100 ये क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमने क्या किया है? यहाँ पर प्रश्न में दे रखा था कि इतने का औसत n है, तो हमने क्या किया है कि एवरेज बराबर होता है औसत बराबर औसत। औसत बराबर फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ डाटा, यानी कि जो संख्या दी है
उसका योग कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, और जितनी संख्याएं हैं तो उसका नंबर काउंट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कितना है, ये 5 संख्याएं थी तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया है। तो ये तो एवरेज बराबर, और इस प्रश्न में दे रखा है कि एवरेज क्या है, n है, तो हमने इसको n लिख लिया। अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता चल गई कि 5n होगा, जब हम गुणा करेंगे इसका तो 5n हो जाएगा। अब इसका एवरेज पूछ रहा है तो हमने क्या किया है कि इसको पूरे को ऐड कर लिया है। जब ऐड करेंगे, आप चाहें तो ऐसे भी लिख के ऐड कर सकते थे, a-100 प्लस a2 माइनस 100, ऐसे भी लिख के ऐड कर सकते थे। बात वही है, तो हमने ऐसे कर लिया, ऐसे ज़्यादा बेहतर था, इजली समझ आ जाएगा। ऐड करने के बाद ये तो हो गया 500, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से 5n पुट कर दी। फिर क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा हमने लिख लिया है कि 5 था, 5 काउंट किया है तो 5 था, तो हमने 5 लिख लिया। फिर 5 से ये कट गया है तो n-100 आ गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करोगे, इस प्रश्न को मैं छोड़ रही हूँ, इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं करवाएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इजी प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न में कह रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है। अगर यहाँ पर ये घर है और ये है दफ्तर, ये घर से दफ्तर की दूरी है, हमें दूरी नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए बस ये कर रहे हैं कि घर से जब दफ्तर जाता है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड क्या होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जाने के टाइम। और जब दफ्तर से घर वापस आता है तो स्पीड क्या होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दे रखा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब स्पीड अलग अलग दिया हो, जाने का स्पीड अलग और आने का स्पीड अलग दिया हो, और फिर बीच का डिस्टेंस पूछे, 20 का डिस्टेंस पूछे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि स्पीड 1 गुणते स्पीड 2, मतलब कि 2 स्पीड दे रखा है ना, ये एक चाल दे रखा है और यहाँ पर भी एक चाल दूसरा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे ये दोनों स्पीड का गुणा कर देते हैं। अपॉन में क्या करते हैं, ये दोनों स्पीड को ऐड कर देते हैं, यानी कि स्पीड 1 और स्पीड 2, S1 S2, और ये पूरे को किससे गुणा करते हैं टाइम से। यहाँ पर दे रखा है कि जाने में और आने में कुल समय कितना लगा है 9 घंटे लगे हैं, यहाँ पर 9 घंटे लगे हैं, तो गुणा किससे करते हैं टाइम से करते हैं, टाइम से गुणा कर देते हैं। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। पहली स्पीड क्या दे रखी है 25 किलोमीटर, तो यहाँ पे फॉर्मूला में इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 25 गुणते S2, यानी कि दूसरा स्पीड क्या दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 20, और अपॉन में क्या लिखते हैं ऐड कर देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 प्लस 20। यहाँ पर फॉर्मूला में ऐड हुआ है और इसका गुणा किससे कर देते हैं, इसका गुणा कर देते हैं t, यानी कि समय, समय क्या है 9 घंटे हैं, तो यहाँ पे लिख लिया 9 घंटे। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 और 20 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 45 को जब 9 से कटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 5। यहाँ पे कर लेते हैं 25 में, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 25 गुणते 20, अपॉन में क्या है 45 और गुणते 9, जब 9 से कटाएंगे तो ये क्या आएगा 5, और 5 से इसको कटाएंगे तो ये क्या आएगा 5। अब जब 20 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ गया 100। ये क्या है इस प्रश्न का आंसर है, यानी कि 100 किलोमीटर दफ्तर से, यहाँ पर जो दे रखा है ये दफ्तर,
ये दफ्तर से, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर की दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब भी ऐसे प्रश्न को निकालना हो कि स्पीड आने की और जाने की अलग अलग दे रखी हो, तो क्या करते हैं, स्पीड का गुणा करके उस स्पीड को जोड़ लेते हैं, और आने और जाने में यहाँ पर दे रखा है ना कि वह कुल 9 घंटे लेता है, यानी कि जाने में भी, घर से दफ्तर जाने में 9 घंटे, सिर्फ घर से दफ्तर जाने में 9 घंटे नहीं लेता है, घर से दफ्तर जाने और दफ्तर से घर आने में कुल 9 घंटे का समय लेता है। जब टोटल दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, टाइम से गुणा कर देंगे, फिर उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं जो वैल्यू दी रहती है, उसके बाद आंसर निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को हम चाहें तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो हम चाहें तो ऑप्शन के थ्रू भी कर देते हैं। चलिए वो भी हम करके आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे। इस प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू करते हैं। पहले प्रश्न में क्या पूछा है, दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है, यानी कि दफ्तर और घर के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर है। घर और दफ्तर के बीच की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर है। ये क्या है, डिस्टेंस, दूरी है। अब यहाँ पर चाल क्या दे रखा है, स्पीड क्या दे रखा है, पहले का 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा चाल क्या दे रखा है, दफ्तर से घर आने का चाल क्या दे रखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी क्या पूछा है, पूछा तो दूरी है, लेकिन हमने तो प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले ऑप्शन को मान लिया कि पहला ऑप्शन ही सही है, हमने मान लिया कि यही सही है, लेकिन इसे चेक कर रहे हैं कि क्या ये ऑप्शन सही है, तो हम उसी को चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन से हमने दूरी मान लिया कि 100 किलोमीटर है और यहाँ पर स्पीड दे रखा है, जब घर से दफ्तर जाते हैं तो यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे रखी है, और जब घर वापस आते हैं, दफ्तर से घर वापस आते हैं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड यहाँ पे दे रखी है। तो क्या हमें जब दूरी और स्पीड पता है तो हम समय नहीं निकाल लेंगे, तो टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी को डी से और स्पीड को एस से, चाल को हमने एस से लिख लिया। तो हम इस फॉर्मूले पर रख देते हैं, दूरी क्या है 100 और स्पीड क्या है, पहला स्पीड क्या है 25, तो इसको हम लिख लेते हैं 25। तो जब 100 में 25 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। पहले यहाँ पर दूरी क्या है, दफ्तर से घर वापस आने का दूरी क्या है, 100 है, और यहाँ पर घर से दफ्तर जाने की भी दूरी 100 ही थी, दोनों के बीच की दूरी तो एक ही होगी ना। और यहाँ पर स्पीड क्या है, जब घर वापस आता है तो स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20। अब क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब टाइम क्या निकल के आ जाएगा, 100 में जब हम 25 से भाग देंगे यहाँ पर तो क्या निकल के आएगा 4, और 100 में यहाँ पर 20 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 5। यानी जब घर से दफ्तर जाता है तो घर से दफ्तर जाने में कितना समय लगता है, 4 घंटा, और जब दफ्तर से यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से दफ्तर से घर वापस आता है तो कितना समय लगता है, 5 घंटे। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 9 घंटे। प्रश्न में भी यही दे रखा है कि जाने और आने में कुल कितना समय लगता है, 9 घंटे लगता है। तो यहाँ से हमें पता क्या चल गया कि हमने जो ऑप्शन लिया था पहला वाला ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर हमें ये पता चल गया ना कि 9 घंटे, जब समय 9 घंटे आ गया है तो हमारा यहाँ से पता चल गया कि ऑप्शन जो ए हमने लिया था वो सही है। अगर हम 90 किलोमीटर लेते तो ये 9 घंटे नहीं आता, इसकी जगह कम आता या फिर अधिक आता, जो भी आता, लेकिन 9 घंटे नहीं आता। तो हमें अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो हम चाहें तो ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम हमने निकाल लिया है, अगर हमें दूरी पता है, दूरी हमने ऑप्शन से ले लिया है, और स्पीड हमें 2 अलग अलग दे रखा है, तो अलग अलग समय निकाल लेंगे, दोनों समय को ऐड कर देंगे तो कुल समय, टोटल समय निकल के आ जाएगा। अगर सही समय आ जाता है
9 घंटे, तो ऑप्शन ए सही है। लेकिन ऐसे ट्रिक तभी काम करता है, ऑप्शन के थ्रू काम करना तभी सही होता है जब वो ऑप्शन पहले नंबर पे ही दिया हो। अगर मान लो ये 100 यहाँ पर दिया होता तो फिर हमें डिफ़िकल्ट होता अपने आंसर तक पहुँचने में। इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। और सिंपल सा फॉर्मूला है कि फॉर्मूला क्या है, S1 अगर 2 स्पीड दे रखा है तो S1 गुणते S2 बटे में S1 प्लस S2, मतलब कि दोनों स्पीड को गुणा कर देते हैं, फिर दोनों स्पीड को ऐड कर देते हैं और उसके बाद जो टोटल टाइम दिया होता है उससे गुणा कर देते हैं। ये फॉर्मूला है। डिस्टेंस बराबर बीच की दूरी ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।